हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ये नेक्स्ट क्लास रहेगी 12th क्लास की। तो जैसा कि हमने पीछे क्वांटाइजेशन के ऊपर सवाल किए थे, आज हमारा नया टॉपिक रहेगा कूलम लॉ। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है जी। तो कूलम लॉ क्या है? ये एक समझिए कि एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के जरिए दो पॉइंट चार्जेस के बीच की फोर्स को निकाला जाएगा। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास एक चार्ज ये है, जैसे मैंने बोला था कि चार्ज को क्यू से लिखेंगे। अगर एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तो दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कोई डिस्टेंस r है। तो क्या है कि इन दोनों के बीच फोर्स कितनी होएगी वो आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यूँ करेंगे, ऐसे ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये भी और ये भी दोनों कैसे हुए, डिस्टेंस इनके बीच का r ही रख लीजिए, ठीक है। और अगर ये Q1 है और ये Q2 है, अब की बार इसे यूँ मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये अब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच फोर्स कितनी होगी, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड, इनके बीच फोर्स तो होगी ना कुछ, उस फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है कि इतनी फोर्स है, इतनी फोर्स है, इतनी फोर्स है, कितनी फोर्स है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और ये टेक्निक किसने बताई? कूलम सर ने बताई। तो इस करके इसका बन गया कूलम लॉ, इस यहीं से बन गया हमारा कूलम लॉ। तो लेट अस टेक दिस कूलम लॉ। उसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये कूलम लॉ पॉइंट चार्ज के ऊपर लगता है। पॉइंट चार्ज, कैसा? पॉइंट चार्ज। देखिए, मैं आपने ग्रेविटेशन मैंने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पॉइंट मास, पॉइंट मास। चलो थोड़ा आइडिया दे देते हैं। पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज। देखो पॉइंट मास क्या होता है, पॉइंट मास क्या है? अगर ये मेरे पास एक पॉइंट है, लेट्स से कि इसका मास m1 है, और ये मेरे पास एक और मास है, इसका मास m2 मान लीजिए। तो दोनों का डिस्टेंस मैं अगर r कहूँ, तो आपको पता होगा इन दोनों मासेस के बीच जो फोर्स होएगी उसका मैग्नीट्यूड निकाला था किसने? न्यूटन सर ने। तो बना था न्यूटन लॉ, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो आया था आपका Gm1 m2 बटे r का स्क्वायर। यानी होता क्या है, ये जो दो मासेस होते हैं इनका जो मैग्नीट्यूड होएगा, उस मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर लीजिए। ये देखो m1 और m2 का प्रोडक्ट कर दिया, और जो डिस्टेंस होएगा उसका स्क्वायर करके नीचे डाल दीजिए। यानी m1 m2 को r स्क्वायर से डिवाइड मार लीजिए, और ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो जिसकी वैल्यू आपने कितनी पढ़ी होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो यूनिट इसके आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, न्यूटन का लॉ था। तो पॉइंट मास क्या चीज़ हुई कि अगर इस मास की डायमेंशन याद रखिएगा, डायमेंशन बोले तो साइज, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट किसका रेप्लिका होता है? एक्चुअली पॉइंट को अगर ध्यान से देखा जाए, पॉइंट को, तो ये स्फेरिकल शेप में आता है, ठीक है ना। तो अगर स्फीयर है कोई चीज़, तो अगर उसका रेडियस अगर रेडियस ज़्यादा है तो स्फीयर भी बड़ा बनेगा, अगर रेडियस छोटा है तो स्फीयर भी छोटा बनेगा। तो ऐसी बात है कि अगर इसका साइज बड़ा छोटा है, किसके कंपैरिजन? इस डिस्टेंस के कंपैरिजन। यहाँ पे ये अपना असर दिखा रहा है। देखिए इस बात को समझिएगा, असर, इस मास ने कैसा असर दिखाना है। मास के ऊपर एक फोर्स लगाता है, वही असर है। मास के ऊपर क्या फोर्स लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। जैसे यूँ मान लीजिए कि ये आपका सन है और ये आपकी क्या है, अर्थ है, ठीक है ना। तो ये आपकी अर्थ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान लीजिए। तो इसका मास m1 मान लो, इसका मास m2 मान लो, तो ये आपकी कहानी आ जाएगी। इसको m1 छोटा m1 कह दीजिए और इसको छोटा m2 कह दीजिए। तो ये फोर्स आ जाएगी किसके बीच? सन और अर्थ के बीच। अब देखिए,
अर्थ का साइज भी बड़ा छोटा है। किस डिस्टेंस के कंपैरिजन, इस आर के कंपैरिजन, इस आर के कंपैरिजन जो धरती और सूरज के बीच का डिस्टेंस है, ये धरती है ये सूरज है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है। कभी सोचो सूरज और धरती के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। अब सोचो कि सन से रोशनी आती है धरती तक पहुंचती है अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट लेती है, तो इट मीन्स इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा रही होगी। हमने पीछे निकाला भी था एक वीडियो में, हमने ये किया था 11th क्लास की वीडियो में हमने एक चीज़ निकाली भी थी, डिस्टेंस को निकाला भी था। 8 मिनट लेती है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। तो इट मीन्स सन और धरती के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहा होगा और ये खाली जगह होएगी। इवन देन ये सन कितनी दूर होता है, अर्थ कितनी दूर होती है, इवन देन दोनों के बीच की देखो फोर्स कितनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कारण क्या है कि ये जो सन है ये और ये जो अर्थ है ये दोनों क्या है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन इनका साइज बड़ा छोटा है। इस सन का और अर्थ का साइज बड़ा छोटा है इनके अपने डायमेंशन के कंपैरिजन में। तो हम कहते हैं सन भी क्या है, एक पॉइंट मास है सोलर सिस्टम में, और अर्थ क्या है, एक पॉइंट मास है सोलर सिस्टम में। अब देखिए धरती जो है इसका अपना साइज कुछ नहीं होता। यूं भी देखिए धरती जब चलती है कि सन के आगे पीछे चलती है तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, मीन्स इसकी अपनी डायमेंशन बड़ी छोटी है किस डिस्टेंस के कंपैरिजन, जो वो डिस्टेंस कवर करती है सूर्य के आगे पीछे चलने में। तो इस करके हम अर्थ को भी पॉइंट मास कह सकते हैं। यूं देखिए आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है उसका अपना साइज कुछ नहीं होता, मगर जब वो रोड के ऊपर चलती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। यूं मानिए कि कोई एक गाड़ी है वो चली JNK से चली और वो कन्याकुमारी पहुंच गई। अब देखो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसका अपना साइज बड़ा छोटा है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन जिस डिस्टेंस को वो कवर कर रही है। देयरफॉर उस गाड़ी को हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट मास कह सकते हैं। धरती सूर्य के आगे पीछे चक्कर लगा रही है, उसका अपना साइज बड़ा छोटा है किस डिस्टेंस के कंपैरिजन, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन जिस डिस्टेंस को वो कवर कर रही है सूर्य के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तो हम अर्थ को भी क्या कहेंगे, पॉइंट मास कहेंगे। ठीक है जी, तो ये बातें हैं कि पॉइंट मास क्या होता है। अब आइए पॉइंट चार्ज की तरफ। तो पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज क्या है, लेट अस से कि हम कहते हैं कि मेरे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है ना। तो इसे मैं Q1 कहता हूँ, इसे मैं Q2 कहता हूँ। तो इनके बीच की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है किस डिस्टेंस के, इसके अपने साइज़ के कंपैरिजन। देखिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ बोलता हूँ ना, जैसे कोई चीज़ बहुत बड़ी है, कोई चीज़ बहुत छोटी है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ कंपेयर्ड विद समथिंग। मैं जैसे आपको बोलता हूँ आप बहुत छोटे हैं, आप बच्चे हैं, इट मीन्स कि आपकी एज को मैं अपनी एज के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये इसका साइज बड़ा छोटा है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन, मीन इसके साइज को इस डिस्टेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर इसका अपना साइज, इसकी डायमेंशन बड़ी छोटी हो किसके कंपैरिजन में, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, यहाँ पे ये अपना असर इसको दिखा रहा है। देखो ये अपना असर इसको दिखा रहा है, ये मास इस मास को खींचेगा क्योंकि फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल, और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, अब ये चार्ज इसको अपना असर दिखा रहा है। अब चार्ज कैसा असर दिखा सकता है, ये असर मीन फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज इसको कैसी फोर्स लगा सकता है, रिपल्सिव भी लगा सकता है और अट्रैक्टिव भी लगा सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सिव होएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर ये नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्टिव होएगी। यानी ये चार्ज इसको अपना असर दिखा रहा है। कैसा असर, इलेक्ट्रिक असर। इलेक्ट्रिक असर मीन इलेक्ट्रिक फोर्स का असर। इलेक्ट्रिक फोर्स का असर मीन या तो यूं या यूं, यानी जहाँ रिपल्सिव जहाँ अट्रैक्टिव। अगर इसका अपना साइज बड़ा छोटा हुआ उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जहां पे ये अपना असर दिखा रहा है, तो इसे हम पॉइंट क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो कूलम लॉ हम पढ़ रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी तक एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। पॉइंट चार्ज होने चाहिए, कूलम लॉ तभी लगेगा जब चार्जेस पॉइंट होंगे। तो अगर मैं कहूँ, ऐसा सोचो मैं साइज़ बड़ा ले लेता हूँ, इसका मानो मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया,
तो इसका भी मैंने 1 सेंटीमीटर किसी चार्ज का किसी बॉडी है उसके ऊपर चार्ज Q1 है और इसके ऊपर चार्ज Q2 है। अब देखिए अगर मैं इसके बीच का 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लगा देता हूँ, जहाँ 5 मीटर का डिस्टेंस लगा देता हूँ, इसका अपना साइज अब इसके कंपैरिजन में होगा तो न्यूटन कूलम लॉ आपका नहीं लगेगा। ठीक है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके आंसर ठीक नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम लॉ। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कूलम सर का जो भी मैग्नीट्यूड निकाला 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की फोर्स का, वो एग्जैक्टली किसकी तरह है, न्यूटन लॉ की तरह है। तो न्यूटन लॉ में क्या है, मासेस का प्रोडक्ट है, इधर क्या है, चार्जेस का प्रोडक्ट है। चार्जेस का प्रोडक्ट है तो उसके हिसाब से। चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट the force of interaction, जब शब्द इंट्रैक्शन यूज हो तो इसका मतलब है अट्रैक्शन भी हो सकती है और अट्रैक्शन या फिर क्या रिपल्शन भी हो सकती है। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, ये बिटवीन होएगा, 2 पॉइंट चार्जेस इज, कैसे, नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है जी। और सेकंड होएगा, किसकी बात कर रहे हैं, देखो लिखा है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ये फोर्स है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of distance between their centers। ठीक है, चलिए तो इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखिए कि ये मानिए मेरे पास कोई एक चार्ज है और ये मेरे पास दूसरा चार्ज है, इसे Q1 कह दो और इसे Q2 कह दो और इनके बीच का डिस्टेंस R डाल दो। तो बाय कूलम लॉ कंसीडर, ऐसे कर लीजिए, कंसीडर दैट कर लीजिए, तो क्या क्या Q1 एंड Q2 रिप्रेजेंट्स 2 पॉइंट चार्जेस आ गए ना, ये बड़े चार्जेस तो हैं ही नहीं, 2 पॉइंट चार्जेस और R आ गया डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स and F represents force between them। Then by Coulomb law क्या होगा, then बाय कूलम लॉ क्या होगा, ये जो फोर्स है, अच्छा मैंने कहा इसके सेंटर से, नंबर 1 ये तो पॉइंट चार्जेस हैं, बड़े छोटे छोटे होंगे तो इनके सेंटर से, क्योंकि कोई भी जब आप आपने मैकेनिक्स भी पढ़ा होगा 11th में, जब भी कोई बॉडी का डिस्टेंस एग्जैक्ट लेना होता है हम उसके सेंटर से लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डिस्टेंस आ जाएगा इनके बीच का। ठीक है जी। तो अगर असिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो तब उनके सेंटर से लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बॉडी का साइज इस साइड ज़्यादा हो उस साइड कम हो, तो जब भी कभी आप डिस्टेंस लें दो बॉडीज़ के बीच का तो सेंटर से लें। अगर बॉडी सिमेट्रिकल हुई तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं,
ठीक है। अगर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इस पॉइंट से, यहाँ से और यहाँ से। तो ये कहानी तब होती है जब आपकी बॉडी सिमेट्रिकल है। जब असिमेट्रिकल फिगर आ जाती है तो प्रॉब्लम बन जाती है। तो सेंटर से लीजिएगा कि जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस करके चाहे बॉडी आपकी सिमेट्रिकल हो चाहे असिमेट्रिकल हो, तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लीजिएगा। तो चलिए, देन बाय कूलम लॉ तो क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस नंबर 1 डाल दीजिए, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसे 2 डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने कहा 2 पॉइंट चार्जेस आ गए हमारे पास और उनके बीच का डिस्टेंस आ गया, सेंटर के दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ गया, और F उन दोनों के बीच की फोर्स आ गई। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। हमने कहा स्टेटमेंट इसका ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स होगी वो क्या होगी, जो 2 चार्जेस होंगे उनके मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट कर दो, यानी Q1 Q2 डाल दो और उसको डिवाइड मार दो, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो और जो डिस्टेंस होएगा उसको स्क्वायर करके उससे डिवाइड मार लो, यानी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो पहली कंडीशन आ गई प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और दूसरी कंडीशन आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करता है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात कर रहा है। ये प्रोडक्ट आ गया दोनों चार्जेस का। तो कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हमें क्या मिला, ये जनाब हमारे पास आ गया F Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जैसे ही हम इस साइन को खोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन को, तो हमारे पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कूलम लॉ। अब इसमें कहानी एक आती है, व्हाट इज दिस K, वेयर K क्या है हमारा, वेयर K रिप्रेजेंट्स कूलम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसे। K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कूलम कांस्टेंट बोल दीजिए, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये जो हमारे पास K आया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट आया, और इसकी वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करेगी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स on the system of units। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है कि हमारे पास 2 तरह के सिस्टम, 2 तरह के यूनिट्स हैं। एक SI सिस्टम है, उसमें यूनिट्स आ जाएंगे, और एक CGS सिस्टम में है। ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे कि K की वैल्यू SI सिस्टम में क्या होगी वो लगाएंगे, तो हमारा कूलम लॉ आ जाएगा किसमें, SI सिस्टम में। अगर K की वैल्यू मैं CGS वाली डाल दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, हमारा कूलम लॉ आ जाएगा किसमें, CGS सिस्टम में। तो क्या कुल मिला के बात यह है कि कूलम लॉ है कुछ नहीं है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स कितनी होगी उसको एक निकालने का एक जुगाड़ है, ऐसा समझ लीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स निकालने का एक जुगाड़ है। तो चलिए अब इसको आगे लेके चलते हैं। देखो SI सिस्टम में हमारे पास क्या है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे कूलम लॉ इन SI सिस्टम, SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। SI सिस्टम आपको पता होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा। और यहाँ पे डाल दीजिए CGS सिस्टम। अब देखिए SI सिस्टम में K को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हमारी वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर थर्ड बिकम्स, हमारी क्या बनेगी,
F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारी फोर्स आ गई किस में, एसआई सिस्टम में। अब इसमें कुछ बातें हैं, 4 क्यों आया, एप्सिलॉन नॉट क्या है और k क्या है। अब k की वैल्यू मैंने 4 एप्सिलॉन नॉट डाला तो इसकी एक्चुअली वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, जहाँ पर कूलम स्क्वायर डाल दीजिए। देखिए तो 1/4 एप्सिलॉन जहाँ रखा k की वैल्यू, तो ये वाली तो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया कूलम लॉ इन एसआई सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम में क्या है, इन सीजीएस सिस्टम k की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, हेयर k इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 क्यों होता है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो कूलम लॉ यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1 आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम लॉ आ जाएगा सीजीएस सिस्टम में। ये k की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो ये हमारा कूलम लॉ सीजीएस सिस्टम में आ जाएगा। k की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डाल दीजिए तो ये हमारा कूलम लॉ किस में आ जाएगा, ये देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, कूलम लॉ एसआई सिस्टम में। अब मैंने कहा ये 1 क्यों आई, इसके ऊपर भी चर्चा होगी, और ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। 1/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट का क्या मसला है। 4 क्यों लिखा गया, 6 क्यों नहीं लिखा गया। सोचो कि आपके पास ये चार्ज है, मैंने कहा पॉइंट चार्ज है। अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट को देखें तो उसकी शेप तो स्फेरिकल हुई। अगर स्फेरिकल हुई तो स्फेरिकल जैसे मीन्स आपका स्फेरिकल यूँ देखिए, आपका वाटरमेलन है जैसे, ठीक है जी, वाटरमेलन है जैसे, तरबूज है जैसे। तो अगर तरबूज को मैं बीच में से काट दूं, तरबूज तो आपका 3D पिक्चर है ना, उसको मैं बीच में से काट दूं तो तरबूज यूं आ जाएगा, एक हिस्सा उसका ऊपर वाला, उसका एक हिस्सा ये आ जाएगा और एक हिस्सा ये आ जाएगा, ठीक है। तरबूज को काट दिया, एक हिस्सा ये आ गया, एक हिस्सा ये आ गया। इसका मतलब कि ये हमारे पास 3D एंगल बना। आप ध्यान से देखें तो इसको देखें तो ये एंगल कितना बना आपके पास 2π, और ये एंगल आपके पास कितना बना, ये भी बना 2π। यानी कुल मिला के ये देखें कि आपका 3D एंगल जो बन रहा है 4π बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यूं कहूं कि एक चार्ज मेरा यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने भी 4π का एंगल बनाया है, इसने भी 4π का एंगल बनाया। अब इसकी बात करें तो इसका असर चारों तरफ जा रहा है, किसका, इस चार्ज का, जिसको हमने नाम दिया है Q1। इसका भी 3D में, ऐसे सोचो यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है तो इसका असर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर 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 मीन्स 3। इसने एक ये पॉइंट चार्ज है 3D है और इसका असर 3D में जा रहा है, इधर इधर इधर। देखो ये असर की बात जो मैं कर रहा हूँ, इसका इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो क्या चीज़ है। देखो ऐसा है कि ये जो फोर्स है ना चार्ज वाली, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, चाहे न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, ये सारी फोर्सेस कैसी हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मीन बिना छुए अपना असर दिखाती हैं। अगर मैं चाक को ऊपर फेंकता हूँ, ये नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ से धरती ने इसको खींचा। एक्चुअली ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है कि कोई चीज़ इसको कॉन्टैक्ट में लेके नीचे खींच रही है। जैसे मैंने इसी चाक को आगे धकेलना हो तो मेरे को कॉन्टैक्ट लगाना पड़ेगा, यानी मेरे को इसको टच करना पड़ेगा, इसके कॉन्टैक्ट में अपनी उंगली को लगाएंगा तभी आगे जाएगा। बट जैसे मैंने कोई बाल को ऊपर फेंका, वो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, तो इसका मतलब इसका तो कॉन्टैक्ट नहीं है। इसका मतलब दिस फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना कॉन्टैक्ट लगाए, बिना कॉन्टैक्ट किए फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ग्रेविटेशन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, न्यूक्लियर फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है। एक हमारे पास साइंटिस्ट थे फैराडे, माइकल फैराडे, उन्होंने ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स
का इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइंस ऑफ फोर्स का आप बोल सकते हैं कि आइडिया दिया। लाइंस ऑफ फोर्स का आइडिया दिया मीन्स अगर मैं बाल को ऊपर फेंकूं वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कोई ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स उसके ऊपर पड़ रही हैं और उसको नीचे ला रही हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी, मैं आपको आइडिया देता हूँ, एक फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम था वो क्या थी, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन में उस बच्चे के, वो जो लड़का हीरो था, उसके हाथ से एक जाले से निकलते थे, लच्छे से निकलते थे, जैसे प्लेट थी। आपने एक होटल का सीन था, वहाँ पे देखा होगा कि उसके उंगलियों से लच्छे से जाले से निकलते हैं, प्लेट पे पड़ते हैं तो प्लेट उसके हाथ में आ जाती है। तो यूँ सोचिए कि ये धरती से जाले से निकले, बाल के ऊपर पड़े और उसे नीचे ले आए। आप कहोगे सर हमें दिखे नहीं, वो लच्छे के जाले हमें दिखे। भैया हम इसे इमेजिनरी करके मान रहे हैं, ऐसा हुआ, सोचो ऐसे। एक्चुअली में बाद में आइंस्टाइन आ रहा है, उन्होंने इस न्यूटन सर का जो आइडिया था ग्रेविटेशन का, उसको टोटली चेंज कर दिया था। उन्होंने एक डिफॉर्मेशन का आइडिया दे दिया था, स्पेस डिफॉर्मेशन का। हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। हाँ, इस बात को समझिएगा, बाल ऊपर फेंका, यूं सोचो कि जाले निकले, बाल के ऊपर पड़े और उसको नीचे ले आए। अब यूं सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से जाले से निकले, इसके ऊपर पड़े और इसको नीचे ले आए, इसको इधर ले आए, ठीक है जी। इसके यहाँ से निकले, इसको पकड़ा और इसे नीचे ले, इसको अपनी तरफ ले आए, ये इसके साथ चिपक गया। अब यूं समझ लीजिए कि इसका मास m है, इसका मास m है, तो m इज ग्रेटर देन है, तो इसका मास बड़ा है, इसका मास छोटा, मीन्स इसको हमने जकड़ के रखा है, ये हिलने वाला नहीं है। तो जाले आए, यहाँ पे पड़े और ये चल सकता है, इसका मास काफ़ी छोटा है, यूं कर दो, ये मास काफ़ी बड़ा है, ये मास काफ़ी छोटा है, तो ये इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा सोचो कि यहाँ से इसका इफेक्ट निकला मीन जाले से निकले, और जाले कितने डायमेंशन में निकले, ये खुद पॉइंट चार्ज है, मीन 3D की इसकी शेप है। तो जाले किधर गए, 3D में गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, जाले गए। तो हम इन जालों को बोल सकते हैं कि जाले गए मीन्स इसका एक इफेक्ट पैदा हुआ। उस इफेक्ट को नाम दे दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। हम आगे बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसका इफेक्ट आपकी 3D में गया, और उस इफेक्ट का यहाँ पे कितना हिस्सा गया। अब यूं सोचो कि इसका इफेक्ट यहाँ पे है, 3D है, यहाँ पे है, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर नीचे भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया। एक चार्ज यहाँ पे है, तो जहाँ से इफेक्ट निकला, जहाँ से जाले निकले, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ और इसकी तरफ गया। यानी इसको कौन से जालों का असर हुआ जो इसकी यहाँ से निकले और इसकी तरफ गए। यहाँ से निकले इसकी तरफ गए तो वो तो बड़े थोड़े होंगे। अगर ये इधर 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 इसका 100% इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी 100% जाले निकले, तो मानी ऐसा सोचो 100 लाइनें निकली, 100 जाले निकले, तो इस चार्ज को कितने जाले ने खींचा, एक ने खींचा। गए 100 निकले, मगर इसको किसने खींचा, एक ने खींचा। मीन्स ये जहां से जो जाले निकले इस पॉइंट से कितने हिस्से में गए, इधर भी 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 गए, यानी 3D में गए, यानी 4 पाई में गए। यानी 4 पाई से कितने जाले निकले, 100%। यानी इससे जाले निकले, इधर 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 गए, कितने गए, 100% गए, यानी 100 जाले मान लो। तो 4 पाई में 100% को मैंने 1 डाल दिया, तो एक डायरेक्शन में मीन्स जिस उस जाले की बात हो रही है जिसने इस चार्ज को खींचा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसको खींचा, वो तो एक ही था। तो एक जो इसके ऊपर असर हुआ वो एक जाले का हुआ, तो वो क्या हुआ, 1/4 पाई। यानी 1/4 पाई की आपको कहानी समझ आई कि 1/4 पाई का मतलब हुआ कि वो इफेक्ट, जो 1% इफेक्ट की बात हो रही है, जिसने इसको खींचा, जिसने इस चार्ज को खींचा, इसके करके इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया। और उस 1% इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, 1% इफेक्ट की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो अगर नहीं पता चल रहा तो ये देखिए 1% असर इफेक्ट की बात हो रही है, जिसने इस पॉइंट चार्ज को खींचा, उस 1% की बात हो रही है। ये 1% वो आ गया बीच। अब आई बात एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी तरफ आइए, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी बात आपको समझ आई होगी। पॉइंट है तो 3D है, तो 2 पाई ऊपर वाला, 2 पाई नीचे वाला, 4 पाई में 100%। तो ये कहानी आपको समझ आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है। देखिए एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इसे बोलते हैं परमिटिविटी,
परमिटिविटी। अब ये नई बला क्या आ गई, परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में वैक्यूम। देखो अब ये क्या कहानी है, सोचो मेरे पास एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है। अब सोचो बीच में इसके कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, मीन वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब ना हवा ना पानी, कोई भी मीडियम नहीं है इसके बीच, मतलब है कि फ्री स्पेस है, कुछ भी नहीं है। तो सोचो जो यहाँ से जाला निकला उसने जब इसको असर दिखाया तो बीच में अगर है ही कुछ नहीं है तो इसका मैक्सिमम असर इस पे जाएगा, तो ये अपना मैक्सिमम इफेक्ट इसको दिखाएगा, तो यानी इसकी मैक्सिमम फोर्स इस पे लगेगी। ऐसे सोचिए अगर बीच में कोई मीडियम आ जाए लटस से, बीच में कोई मीडियम आ जाए लटस से कि मैंने क्या किया, यही एक चार्ज ये लिया, एक चार्ज ये लिया और इसे Q1 कह दिया और इसको Q2 कह दिया। अब सोचो बीच में मैंने कोई मीडियम डाल दिया, मीन्स सोचो मैंने कोई पानी डाल दिया। सोचो ऐसे मैंने पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ऑयल डाल दिया, सरसों का ऑयल डाल दिया, मैंने कैरोसिन ऑयल डाल दिया, पता नहीं कोई भी मीडियम डाल दिया, क्या डाल दिया, मीडियम डाल दिया। अब सोचो मीडियम डाल दिया तो फिर वही बात, मीडियम डाला तो मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये एटम्स का बना होगा। अगर एटम्स का बना होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं कह रहा हूँ ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है। अब ये देखो कि मैंने अभी एक आपसे बात करी थी कि जाले की बात करी थी, वो जाले क्या थे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थी। मैं कह रहा था अगर मैं चाक को ऊपर फेंकूँ तो ये नीचे की तरफ आता, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल लाइन्स ऑफ फोर्स है, उस चाक के ऊपर पड़ी, जहाँ बाल के ऊपर पड़ी उसे नीचे ले आए। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं तो भैया मास तो पॉजिटिव ही होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहीं से निकल रही हैं कहीं जा रही हैं, ऐसा कोई कारण नहीं बनेगा, क्योंकि मास एक ही किस्म का होता है, एक पॉजिटिव ही होता है, हम जो मान के चलते हैं। मगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज हमारे पास दो किस्म का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात हो ही गई, अब मुसीबत बन गई कि पॉजिटिव चार्ज की लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होंगी और नेगेटिव की कैसी होंगी। तो फैराडे साहब ने कह दिया, क्योंकि ये इमेजिनरी कंसेप्ट था, फैराडे साहब ने कह दिया भैया अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी ना लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसी होंगी, यानी उससे बाहर की तरफ जाएंगी। अच्छा, उससे बाहर की तरफ जाएंगी ऐसे, देखो इससे बाहर निकल नहीं है। देखो अब अगर आप घर से कहीं निकलते हैं तो इसका मतलब आप निकले तो कहीं पहुंचेंगे, आपका कोई डेस्टिनेशन तो होगा। तो लोगों ने कहा भैया पॉजिटिव से निकली तो जा किधर रही हैं, उसने कहा नेगेटिव के पास जा रही हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव के लिए उन्होंने लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसी डाल दी। ये देखो लाइन्स ऑफ फोर्स को देखो, लाइन्स ऑफ फोर्स मीन इफेक्ट। वही मैंने कहा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को एक्सप्लेन करने का बढ़िया तरीका फैराडे सर ने जो सोचा लाइन्स ऑफ फोर्स का था, जो एक्चुअली में होती ही नहीं है, इमेजिनरी कंसेप्ट है ये। अगर आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का इफेक्ट देख रहे हैं तो लाइन्स ऑफ फोर्स को अपने दिमाग में ला दो, जो होती नहीं है। हाँ, लाइन्स ऑफ फोर्स देखो इसमें, और 11th क्लास में बड़ी मज़ेदार बात है। 11th क्लास में क्या होता है, हमने जी हिट किया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, डिस्टेंस कवर हो गया, सब कुछ दिखता है। इस चैप्टर में यानी कि अब 12वीं क्लास में देखें तो हमें इमेजिन करके बहुत कुछ चलना पड़ेगा। लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, पॉजिटिव से बाहर जा रही है, लाइन्स ऑफ फोर्स होती नहीं है, सोचना है इसे, होती नहीं है तो कैसे सोचें, ये बातें नहीं हैं, इसको अपने दिमाग में बिठाओ। लाइन्स ऑफ फोर्स फैराडे सर ने कहा कि पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब सोचिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही हैं, अगर लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही हैं तो कहाँ पे जा रही हैं, इसे नेगेटिव है तो लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से जा रही हैं तो नेगेटिव के पास जा रही हैं, ऐसे। अच्छा, ये तब होता है जब आपका चार्ज कैसा है, पास है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपके पास हैं तो लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसी हो जाती हैं। दूर दूर होंगे, इसका मतलब है ये दूर दूर हैं, ये पॉजिटिव चार्ज अकेला पड़ा है, ऐसे समझ लो ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे बाहर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं,
नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं, तो ये सीधी जा रही हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इसको कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी में मिलेगा। तो नेगेटिव चार्ज से आ रही हैं, नेगेटिव चार्ज पे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से आ रही हैं। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी के है, इन्फिनिटी पे है, इस करके ये सीधी सीधी आपको दर्शाई गई हैं। तो सोचो कभी ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो लाइंस ऑफ फोर्स जो थी इसके बीच में से भी जाएंगी, ऐसे भी बना सकते हैं आप इसे, ठीक है, ऐसे तो इसकी तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी आप बना सकते हैं, ऐसी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में से जा रही हैं, जब इसके बीच में से जाएंगी, अब इस मीडियम की बात करते हैं, ये जो मैंने थोड़ा ऑरेंज शेप का बनाया है मीडियम, इसकी बात करती हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो जब लाइंस ऑफ फोर्स इसके बीच में से जाएंगी, इसके बीच में से जाएंगी मीडियम के, सोचो मीडियम है, मॉलिक्यूल्स का बना है, आटम्स का बना है सब, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यानी लाइंस ऑफ फोर्स बीच में से जाएंगी तो इसके बीच जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, सोचो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसके बीच में से क्रॉस कर रही हैं, सोचो इसके पास जा रही हैं, इसके पास जा रही हैं, इसके पास जा रही हैं, सोचो इधर कोई पॉजिटिव है और इधर क्या है, नेगेटिव है। तो जब इसके बीच में से लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी तो इसके नेगेटिव को अपनी तरफ कर लेंगी, पॉजिटिव को धकेल देंगी, इसके नेगेटिव को इधर कर लेंगी, पॉजिटिव को धकेल देंगी। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, नेगेटिव को इधर कर देंगी, पॉजिटिव को इधर कर देंगी, नेगेटिव को इधर कर देंगी, पॉजिटिव। यानी हम कहते हैं इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाइन कर देंगी, क्या कर देंगी, अलाइन कर देंगी। किसको, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको अलाइन कर देंगी, यानी उसको पोलराइज कर देंगी। क्या कर देंगी, पोलराइज कर देंगी। किसको, इसके अंदर बैठे मॉलिक्यूल्स को। अब इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए, मींस इसकी पोलराइज का मतलब होता है सेपरेशन हो गई, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब ये नहीं था तो ये बेचारे कोई ऐसे था, कोई ऐसे था, कोई ऐसे था, मस्त बैठे थे, ठीक है। मगर ये देखो कोई ऐसे था, है ना, कोई यूं था, किसी को कोई फिक्र नहीं थी, अपनी मस्ती से खेल रहे थे, झूम रहे थे। कौन, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मस्त बैठे थे। जैसे ये आया तो ये सारे इस तरीके से अलाइन हो गए, एक पोलराइजेशन हो गई, एक डायरेक्शन में हो गए, है कि नहीं। अब इस तरीके से क्या हुआ कि इसका मतलब है ये जो अंदर मीडियम था इसने इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया तो Q1 आपका इधर था, Q2 आपका इधर था, तो इसका मतलब इसके इफेक्ट को इसने ऑब्जर्व कर लिया तो इसको असर कम दिखेगा, है कि नहीं। अब देखो इसके लाइंस ऑफ फोर्स इसके बीच में से गई, इसने उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, यानी लाइंस ऑफ फोर्स को ऑब्जर्व किया और नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे सेपरेशन हो गई। तो इसका मतलब यहां से इफेक्ट निकला, यहां तक पहुंचने से पहले इस मीडियम ने उसको ऑब्जर्व कर लिया, जिसके करके इसका इफेक्ट यहां पे कम पड़ा। इसका मतलब कि ये जो मीडियम है इसने लाइंस ऑफ फोर्स को ऑब्जर्व कर लिया, तो हम कहेंगे इसकी ऑब्जर्प्शन की प्रॉपर्टी को परमिटिविटी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसकी ऑब्जर्प्शन की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। यानी परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो इसको असर कम दिखेगा, यानी ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होगी तो इसको असर कम दिखेगा। अगर ऑब्जर्प्शन कम हुई तो इसको असर ज़्यादा दिखेगा। मानो 100 लाइनें निकली तो मानो 10 लाइनें इसने खा ली तो 90 इसको मिली। मानो 100 लाइनें निकली, मैंने कोई और मीडियम डाल दिया। अब पहले मानो मैंने पानी डाला था, अब की बार मैंने कोई और चीज़ डाल दी, मानो सरसों का तेल डाल दिया, सरसों का तेल डाल दिया, तो मान लो, मैं मान के बात कर रहा हूँ, मान के चलो उसने 20 लाइनें खा दी तो ये इसको 80 मिली। इसका मतलब है पानी के केस में फोर्स इसको ज़्यादा मिलेगी, यानी ये इसको ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और सरसों के तेल में ये इसको कम फोर्स लगाएगा। मैं कहूँ बीच में है ही कुछ नहीं, बीच में कुछ भी नहीं है, दो चार्जेस के बीच कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम असर इसको दिखेगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मीन ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन किसके करके होगा, पोलराइजिंग इफेक्ट के करके। पोलराइजिंग इफेक्ट किसका, मीडियम का, जो किधर होगा, दोनों चार्जेस के बीच होगा। तो
चलिए आगे चलते हैं, हम इसी को देखते हैं। 1/4 पाई की कहानी भी क्लियर हो गई और ये परमिटिविटी की कहानी भी क्लियर हो गई। ये दो चार्जेस होते हैं और ये उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ, हमें यहाँ से एक चीज़ और समझ आई। वो क्या समझ आई, जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, जो दो चार्जेस के बीच मीडियम है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। मगर जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो चार्जेस दो मासेस के बीच कोई मीडियम आता है तो उसके ऊपर असर नहीं करती। जैसे सपोज दैट हम न्यूटन लॉ पढ़ते थे, मेरे पास एक m ये है, m1 डाल दो, देखो ये m2 डाल दो, इनके बीच का डिस्टेंस r डाल दो। अब के बार इनके बीच वैक्यूम है, मानो इसके बीच न्यूटन की फोर्स क्या होएगी, G m1 m2 बटे r क्या। आप देखो ये G है, इसके बीच परमिटिविटी नहीं है। देखो इस बात को समझो, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम K लिख रहे थे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है। ये फोर्स बीच में कोई मीडियम आता है, जैसे बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो फोर्स यही रहेगी। बीच में हम पानी डाल दूँ फोर्स तब भी यही रहेगी। पानी की जगह मैं लकड़ी डाल दूँ, वुड डाल दूँ, तो फोर्स तब भी यही रहेगी। यानी ये पानी वाली फोर्स होगी, ये वैक्यूम वाली फोर्स होगी। अब ये वाटर और ये मैंने वुड डाल दिया, तब भी फोर्स यही रहेगी। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ मासेस पे डिपेंड करती है और किस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जो दो बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस है। मगर इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। ये देखो, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, और साथ में बीच में क्या आ रहा है, मीडियम आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करती है। यानी इस मीडियम की परमिटिविटी यानी अब्जॉर्प्शन पे भी डिपेंड करती है। तो चलिए, तो ये हमारे पास न्यूटन कूलम लॉ आ गया इन एसआई सिस्टम में। अच्छा सुनो, एक बात और है, अगर मैंने यहाँ पे कोई मीडियम डाल दिया जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट डाल दूं तो ये होएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं नीचे जीरो सा डाला होगा, इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसका मतलब होगा दोनों मीडियम के बीच, दोनों चार्जेस के बीच जो मीडियम है वो वैक्यूम है। अगर मैं कुछ ये डाल दिया, इसका मतलब अब की बार दोनों जो चार्जेस के बीच कोई मीडियम है। अगर मानो कि मैंने पानी डाल दिया बीच में, तो मैं इधर वाटर डाल दूंगा, तो इधर क्या डाल दूंगा, एप्सिलॉन की जगह क्या डाल दूंगा, एप्सिलॉन वाटर डाल दूंगा। तो चलिए, फॉर मीडियम, हाँ एक बात और है, वेयर एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, बिटवीन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है ना, 2 पॉइंट चार्जेस, और इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू किसकी बात हो रही है, एप्सिलॉन नॉट की। इसका मतलब है दोनों चार्जेस के बीच अब की बार क्या है, ये देखो 1/4 पाई पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों के बीच का क्या है, वैक्यूम है। अब मैंने पानी डाला है तो एप्सिलॉन लिखूंगा। तो इस केस में तो ये आ गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू होती है भैया एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसके यूनिट कैसे लिखेंगे, चलो मैं यूनिट भी आपको बताता हूँ। ये कैसे, इसके उल्टा कर लो यूनिट को, न्यूटन -1, बोलो आगे क्या है, मीटर -2, और क्या है, कूलम -2 है, तो ये प्लस का हो जाएगा। चलो पहले यूनिट की कहानी लिख लेते हैं कि ये यूनिट ऐसे कैसे लिखे जाते हैं। तो ये लो, देखो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, ये देखिए, जैसे k की वैल्यू हमारे पास क्या है, f क्या है, k 1 पहले k के लिख लो, k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो k के यूनिट निकालने हैं, जिसके यूनिट निकालने हैं उसको साइड पे कर दो, क्या आ जाएगा, f
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2, Q1 Q2। अब Q के यूनिट क्या होंगे, न्यूटन। ऐसा ही सिस्टम है, न्यूटन। डिस्टेंस क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये Q1 कूलम इंटू कूलम, तो ये मेरे पास आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम 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 स्क्वायर, तो मैं इसे ऐसे डाल सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर तो कूलम -2। ठीक है। अब देखो, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट के ढूंढना चाहता हूँ यूनिट, तो ये इसको दो तरीके हैं। देखो के तो सिंपली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट के आप यूनिट ढूंढना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू के। ठीक है ना। तो 1/4 पाई के तो यूनिट होएंगे नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या आ जाएंगे, जो के हैं उसको उल्टा कर दो। के 1/k है ना, तो के क्या आ गए 1/न्यूटन मीटर 2, तो कूलम -2। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूटन -1 मीटर -2 तो कूलम 2। ठीक है, ये देखो यही है, न्यूटन -1 मीटर -2 और कूलम 2। और भी जुगाड़ है, आप इसे दूसरी तरह के तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको कि इसके यूनिट कैसे लिखे जाते हैं के। तो चलिए, ये हमारे पास ऐसा ही सिस्टम में कूलम लॉ आ गया। उसके बाद ये मैं यहाँ जगह जो छोड़ रहा हूँ, इसके बाद आप इधर आ जाइएगा। मैं इस साइड लिख रहा हूँ क्योंकि ये CGS सिस्टम में मैं इधर ही लिखना चाहता हूँ। तो चलिए, इसके बाद क्या है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ जाए, क्या आ जाए, मीडियम। ये Q1 है, ये Q2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस R है। अब कोई मीडियम डाल दिया, अब उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन डाल दिया, इसका मतलब कोई मीडियम आ गया, आपकी बार वैक्यूम नहीं है। तो उस वक्त फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स इन मीडियम डाल दिया। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, फोर्स इन वैक्यूम। ठीक है ना, क्योंकि ये बीच में एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो इसका मतलब है दोनों चार्जेस के बीच उधर वैक्यूम था और इधर क्या है, मीडियम है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये मेरा मीडियम का आ गया कि दो चार्जेस के बीच अगर कोई मीडियम होगा, ऐसे ऐसे पानी मान लीजिए, तो उस पानी की परमिटिविटी ये होगी, क्या होगी, एप्सिलॉन। तो उस वक्त ये आपका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अब एक बात और है, एक नई चीज़ है यहाँ पे जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ फिर रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम डिटेल में आगे बड़ा अच्छा पढ़ेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी, उसको के से लिखते हैं या फिर एप्सिलॉन R से लिखते हैं। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या है कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम डिटेल में आगे बड़ी अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ से अगर मैं ये देखूँ, एप्सिलॉन मेरा किसके बराबर आया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। अगर मैं इसी वैल्यू को यहाँ भरूँ तो मेरी फोर्स इन मीडियम क्या आ जाएगी, ये फोर्स इन मीडियम मेरी क्या आ जाएगी, फोर्स इन मीडियम मेरी भैया आ जाएगी 1/4 पाई। एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये मेरा कूलम लॉ आ गया, किस में, किसी मीडियम में जिसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन। तो उस एप्सिलॉन को मैंने रिलेटिव परमिटिविटी में कन्वर्ट करके यूं डाल दिया। अब देखिए, इन CGS सिस्टम, ये तो कहानी खत्म हो गई SI सिस्टम की। CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 रही और दिस इज कूलम लॉ इन CGS सिस्टम। मगर यहाँ पे K की वैल्यू 1 क्यों भरी, ये सवाल है। उसको चलिए उसको देखते हैं। वाई, क्वेश्चन है वाई K इज 1 इन CGS सिस्टम। इसको देख लेते हैं। ठीक है, K की वैल्यू CGS सिस्टम में 1 क्यों है। देखो, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा
कि हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है इसके यूनिट्स कैसे हैं। एसआई सिस्टम में चार्ज के देखो यूनिट्स हैं, एसआई सिस्टम में चार्ज के यूनिट्स किस में, एसआई सिस्टम में कैसे हैं, लिखते हैं कूलम। क्या लिखते हैं, कूलम। और सीजीएस में कैसे हैं, वो हैं स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये एक पार्ट है इसका। और एक सेकंड पार्ट क्या है, वो है एब कूलम। एब कूलम तो उसका एक और है कि उसको यूं भी बोलते हैं, ठीक है, स्टैट कूलम बोल दीजिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी ESU भी बोला जाता है इसे, ESU बोल दीजिए, एक ही बात है। अब एब कूलम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी EMU। अब देखिए, यानी चार्ज के यूनिट SI में है कूलम, और CGS में आपके पास दो तरह के हैं, एक स्टैट कूलम जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी कहा जाता है चार्ज का, और दूसरा हमारे पास एब कूलम जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा, इसके बाद ये था, ये आपको पता चल चुका है, हम इसे रब कर लेते हैं। तो चलिए तो इसमें एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। कि रिलेशन ये है भैया कि एक कूलम में, अब यूं लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टैट कूलम, पूरा लिख लो, कूलम एंड स्टैट कूलम। वो क्या है कि एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं, ये याद रखना। ठीक, नंबर 1 ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टैट कूलम। दूसरा है कि रिलेशन बिटवीन कूलम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज, EMU, यहाँ इसे स्टैट कूलम या फिर ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, एब कूलम या फिर EMU। ठीक है जी। तो ये वो किसके बराबर है कि एक कूलम जो है 1/10 EMU के बराबर है। इसका ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्टैट कूलम क्या होंगे कि 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, और एब कूलम क्या होंगे, यानी 1 कूलम इज इक्वल टू 1 EMU या फिर क्या, एब कूलम। एक ही बात है, इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। जब आपको ये कहानी समझ आ जाएगी तो हम ये बड़े अच्छे से देख पाएंगे कि YK = 1 इन CGS सिस्टम। तो ये आपको कहानी समझ आ गई है, तो इसको हम थोड़ा रब करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसी K की वैल्यू 1 क्यों है CGS सिस्टम में, इसको भी देख लेते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि K की वैल्यू 1 क्यों होती है CGS सिस्टम में। तो SI सिस्टम में K की वैल्यू कितनी है, वो इतनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K की वैल्यू सीधा डाल दीजिए 9 × 10⁹। अब देखिए 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, इतना हमें पता है, 10⁵ डायन होते हैं। ठीक है जी, ये आपकी 11th क्लास में था। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² डाल दीजिए सेंटीमीटर, तो 2 का 2 आ जाएगा।
आप नीचे डाल दीजिए, 1 कूलम है, 1 कूलम में कितने स्टार्ट कूलम यानी 3 × 10⁹ ESU, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 × 10⁹, तो कितना आ जाएगा 10⁵, तो ये कितना आएगा 10⁴, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 10⁹ और 10 2 है, तो ये 10⁸ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ESU का स्क्वायर। अब ये देखो 9 9 कैंसिल, 10⁸, तो ये कितना हो गया 5 4 9 और 9 18, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 18 9 5 14 और 4 18, ये 18 कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। तो हमारे पास कुल मिला के क्या आएगा, K की वैल्यू हमारे पास आएगी, हमारे पास क्या आएगी 1, ऊपर क्या आएगा 1, तो 9 × 10⁹9 10⁵, डाइन छोड़ दिया, डाइन, तो ये आएगा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ESU का स्क्वायर। ठीक है जी, देख लीजिए। तो दिस इज CGS सिस्टम, K की वैल्यू इन CGS सिस्टम, दिस इज K, दिस इज यूनिट ऑफ K, these are units of K, units of ऐसे लिखिए, यूनिट्स ऑफ K इन CGS सिस्टम। तो ये इसकी वैल्यू क्या आई 1। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि K की वैल्यू 1 क्यों होती है। कुछ मत कीजिएगा, इन यूनिट को कन्वर्ट कीजिएगा, अपने आप उड़ जाएंगे, तो वैल्यू सीधी सीधी 1 आ जाएगी। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन आती है कि भैया डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम न्यूटन लॉ से, हमने पीछे भी पढ़ा है कि 1 कूलम क्या होता है। तो वो हमने 1 कूलम पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी 10⁹9 इलेक्ट्रॉन से निकालती है एवरी सेकेंड, तो 200 साल के बाद उसके ऊपर चार्ज आता है 1 कूलम का। तो डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम यहाँ से, तो यहाँ से देखिए, अगर मेरे पास ये F वैक्यूम है, तो अगर यहीं से निकालना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करूँ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। इसका मतलब है इसकी कहानी ये होगी, ये 2 चार्जेस हैं और इनके बीच का ये डिस्टेंस है। अगर मैं क्या करूं, इसकी वैल्यू भी 1 कूलम कर दूं, इसकी वैल्यू भी 1 कूलम कर दूं और इसकी वैल्यू भी 1 मीटर कर दूं, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये तो मेरे को पता है, ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बताओ Q की वैल्यू कितनी रखी 1 कूलम, दूसरे Q की 1 कूलम, तो नीचे क्या है 1 मीटर का स्क्वायर। तो देखो ये कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 मीटर कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो F मेरे पास कितना आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोचो कि मेरे पास ये भी कोई चार्ज है, ये भी कोई चार्ज है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी मैं 1 मीटर कर दूं और ये इसको इतनी फोर्स से धक्का मारे, कितनी फोर्स से 9 × 10⁹ न्यूटन से, तो मैं कहूँगा कि इसके ऊपर और इसके ऊपर चार्ज कितना है 1 कूलम का ईच के ऊपर। अगर ये वाला चार्ज इसको इतनी फोर्स से धक्का मार दे, कब, जब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो 1 मीटर और दोनों के बीच का मीडियम क्या हो ε0, यानी क्या हो वैक्यूम, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि ये भी 1 कूलम का चार्ज है और ये भी 1 कूलम का चार्ज है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये वाला इसको धक्का मार दें कितने से 9 × 10⁹ न्यूटन से, ठीक है, जब क्या हो दोनों के बीच का क्या हो मीडियम क्या हो वैक्यूम और दूरी कितनी हो 1 मीटर की दूरी हो, तो ये वाला इसको धक्का मार दे इतनी फोर्स से, ये याद रखिएगा इतनी फोर्स से, डिस्टेंस कितना 1 मीटर का, मीडियम कौन सा वैक्यूम, तो तब जाके हम कहेंगे भैया तेरे ऊपर भी 1 कूलम का चार्ज है और तेरे ऊपर भी 1 कूलम का चार्ज है। तो हम तो ये देख पाए कि अगर 1 मीटर की दूरी पे रखने पे एक दूसरे को इतनी फोर्स से धक्का मारेंगे तो हम कहेंगे दोनों 1 कूलम के। दूसरा हमने पढ़ा था कि कोई बॉडी अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड निकालती है तो 200 साल के बाद उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 1 कूलम। तो एक डेफिनेशन और पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी से, अगर ये बॉडी है तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाएँ 6.25 10⁻⁴
18 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके बाहर निकाल दिए जाएं तो तब भी इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, अब 1 कूलम। तो हमारे पास 3 डेफिनेशन आ गई 1 कूलम की। अगर किसी बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाएं तो 1 कूलम। अगर एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी पे रखेंगे, बीच में मीडियम कौन सा रखेंगे, वैक्यूम, तो एक दूसरे को इतने से धक्का मारेंगे तो इनके ऊपर 1 कूलम का चार्ज आएगा। और तीसरी डेफिनेशन, अगर इस कोई भी बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड बाहर निकालते हैं तो 200 साल के बाद इसके ऊपर चार्ज आएगा 1 कूलम। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कूलम लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। टिल देन गुड बाय।